कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक पौधे में असली फर्क क्या है? मेरा मतलब दोनों ही चीजें हैं, पर एक में जिंदगी है और दूसरा बस है। हाँ, ये सवाल सुनने में तो बड़ा दार्शनिक लगता है। बिल्कुल, पर इसका जवाब असल में एक बहुत ही छोटी, लगभग अदृश्य चीज में छिपा है। कोशिका, यानी कि सेल। सही। और आज हम इसी छोटी सी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोशिका आखिर है क्या भला? इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? और क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? हमारे पास कोशिका जीव विज्ञान पर कुछ बहुत ही विस्तृत जानकारी है, और हमारा मकसद है इस जानकारी को आपके लिए आसान बनाना, ताकि हम जीवन के सबसे बुनियादी राज को समझ सकें। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे अंदर ही मौजूद है, फिर भी हम उससे कितने अनजान हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। कोशिका आखिर है क्या? मैं ये तो जानती हूँ कि सारे जीव, चाहे वो एक कोशिकीय अमीबा हो या हम जैसे बहुकोशिकीय इंसान, कोशिकाओं से ही बने हैं। जी, पर इसे जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अकेली कोशिका भी अपने आप में एक मुकम्मल जिंदगी है। एक मुकम्मल जिंदगी। हाँ, वो सांस ले सकती है, ऊर्जा बना सकती है, बढ़ सकती है और अपनी नकल भी बना सकती है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी करना जरूरी है वो एक अकेली कोशिका कर सकती है। अच्छा। इसके बिना जीवन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। वही उसकी पहचान है, वही उसकी दुनिया है। ये तो कमाल की बात है। अगर ये इतनी छोटी है, तो किसी ने इसे पहली बार देखा कैसे होगा? मतलब इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? इसकी कहानी शुरू होती है जिज्ञासा और एक नए आविष्कार से। 17वीं सदी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। उन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी की एक बूंद को देखा, और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। क्या देखा उन्होंने? उस एक बूंद में एक पूरी दुनिया तैर रही थी, छोटे छोटे जीव। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने जीवित कोशिकाओं को देखा और उनके बारे में लिखा। और इसके बाद तो खोज का एक सिलसिला ही चल पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। कुछ समय बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक और वैज्ञानिक ने पौधे की कोशिकाओं के अंदर एक और भी छोटी घनी सी चीज देखी। केंद्रक, न्यूक्लियस। सही, जिसे आज हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। असल में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए, कोशिका के अंदर की दुनिया और साफ नजर आने लगी। तो वैज्ञानिकों ने ये देख लिया कि पौधों में कोशिकाएं हैं, जानवरों में भी हैं, लेकिन वो कौन सा लम्हा था जब किसी ने इन सब डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई? यहीं से कोशिका सिद्धांत की बात आती है। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही पकड़ा। 19वीं सदी में दो वैज्ञानिक थे। जर्मनी में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस श्लाइडन और ब्रिटेन में प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान। अच्छा, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। श्लाइडन ने हजारों पौधों को देखने के बाद कहा, अरे सारे पौधे इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों यानी कोशिकाओं से बने हैं। और श्वान जानवरों पर ये काम कर रहे थे। जी, और श्वान ने न सिर्फ ये देखा कि जानवर भी कोशिकाओं से बने हैं, बल्कि उन्होंने एक और दिलचस्प फर्क भी देखा। क्या फर्क? उन्होंने पाया कि जानवरों की कोशिकाओं के बाहर बस एक पतली सी झिल्ली होती है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। एकदम सही। तो दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया कि सभी जीवित चीजें कोशिकाओं और उनके बनाए उत्पादों से ही बनी हैं। ये जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमी थी, है ना? हाँ, इस खूबसूरत थ्योरी में एक बहुत बड़ी पहेली अनसुलझी थी। वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं आती कहां से हैं। मतलब क्या वो बस ऐसे ही बन जाती है? यही सवाल था, और इस पहेली को सुलझाया एक जर्मन डॉक्टर रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक बहुत सीधी और गहरी बात कही। लैटिन में कहा, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, जिसका मतलब हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। वाह! यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एक से दो बनती हैं, वो कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाती। उन्होंने कोशिका सिद्धांत की इस आखिरी कड़ी को जोड़ दिया। तो आज का जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, उसके दो मुख्य बिंदु हुए। जी, पहला, सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने हैं, और दूसरा, सभी कोशिकाएं पुरानी पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। इतनी सरल और इतनी गहरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का ये नियम सब पर लागू होता है। फिर क्या इसका ये भी मतलब है कि सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है, या इनमें भी कोई अंदरूनी बंटवारा है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर जीवन ने इन्हें दो मुख्य मॉडल्स में डिजाइन किया है। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। इनमें असल फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है ऑर्गेनाइजेशन का।
आप इसे ऐसे समझिए कि यूकैरियोटिक कोशिका एक बड़े व्यवस्थित बंगले की तरह है। एक बंगले की तरह? हाँ, जिसमें अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं और सबसे जरूरी, इसमें एक तरह का बॉस का ऑफिस है। एक मजबूत झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक जहां सारा जरूरी जेनेटिक डेटा यानी डीएनए सुरक्षित रखा है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका? वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है। सब कुछ एक ही बड़े कमरे में हो रहा है, कोई अलग-अलग कंपार्टमेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई बॉस का ऑफिस नहीं है। मतलब उनका डीएनए बस ऐसे ही तैरता रहता है? बिल्कुल, उनका डीएनए बस यूं ही कोशिका के बीच में तैरता रहता है। कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं। अच्छा, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा भी झिल्ली वाले दूसरे कमरे यानी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ। और ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, जो बहुत जरूरी है, वो है राइबोसोम। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। एकदम। भले ही बंगला हो या स्टूडियो अपार्टमेंट, खाना बनाने की जगह तो चाहिए। तो राइबोसोम दोनों ही तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। चलिए, फिर उस स्टूडियो अपार्टमेंट यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका पर थोड़ी और नजर डालते हैं। ये कौन होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये इस धरती के सबसे पुराने और सबसे सफल जीव हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। नीलहरित शैवाल भी। और ये बहुत छोटे होते हैं ना? हाँ, बहुत छोटे होते हैं और अविश्वसनीय रफ्तार से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये हर जगह मिलते हैं। और जहां तक इनके आकार की बात है, मैंने पढ़ा है कि ये अलग-अलग शेप में आते हैं। जी हाँ, इनके 4 मूल आकार हैं: गोल वाले कोकस, रॉड जैसे बैसिलस, कॉमा के आकार के विब्रो और स्प्रिंग की तरह स्पिरल। लेकिन इनकी बाहरी बनावट और भी दिलचस्प है। वो कैसे? ज्यादातर जीवाणुओं के ऊपर एक 3 परतों वाला सुरक्षा कवच होता है, जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। सबसे बाहर एक चिपचिपी परत, फिर एक सख्त कोशिका भित्ति और सबसे अंदर जीवद्रव्य झिल्ली। मतलब पूरी तरह से सुरक्षित। जी। मुझे एक शब्द ने बड़ा आकर्षित किया, ग्राम स्टेनिंग। इसका जीवाणुओं से क्या लेना देना है? ये असल में एक जासूसी का औजार है। एक वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ये तरीका खोजा था। इसमें एक बैंगनी रंग का इस्तेमाल होता है। कुछ जीवाणुओं का कोशिका आवरण इस रंग को पकड़ लेता है और वो बैंगनी हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और कुछ नहीं पकड़ते? हाँ, कुछ दूसरे जीवाणु उस रंग को नहीं पकड़ते। उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। पर इससे फायदा क्या होता है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये जानने से कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, डॉक्टर को ये अंदाजा लग जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक दवा उस पर काम करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी जानकारी हुई। अब ये बताइए, क्या ये छोटे जीव चल फिर भी सकते हैं? हाँ, कई जीवाणु चल सकते हैं। उनके पास एक पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसे कशाबिका या फ्लजेला कहते हैं। और वो उन्हें आगे बढ़ाती है। जी, ये एक मोटर बोट के पंखे की तरह घूमती है और जीवाणु को आगे बढ़ाती है। और चिपकने के लिए भी उनके पास कुछ होता है। हाँ, मैंने सुना है, पिली और फिम्ब्रे। बिल्कुल, ये गोंद या वेल्क्रो की तरह काम करती हैं। इन्हीं की मदद से वो किसी भी सतह, जैसे हमारे दांतों पर, चिपक जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अब जरा अंदर की बात करते हैं। राइबोसोम के बारे में आपने बताया कि वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। हाँ, और प्रोकैरियोट्स में ये बहुत कुशलता से काम करते हैं। एक ही ब्लूप्रिंट पर कई मशीनें यानी राइबोसोम एक साथ काम करती हैं। इस पूरी चेन को पॉलीजोम कहते हैं, जिससे बहुत सारा प्रोटीन जल्दी बन जाता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने कोशिकाओं के 2 बड़े मॉडल्स देख लिए, एक सरल प्रोकैरियोट और एक जटिल यूकैरियोट। लेकिन क्या एक ही मॉडल के अंदर भी साइज और शेप में बहुत फर्क होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है। कोशिकाओं की दुनिया में विविधता कमाल की है। एक तरफ है सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा, जो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर की है। 0.3 माइक्रोमीटर? ये तो सोचना भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो खुद एक अकेली कोशिका है और जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। हमारी अपनी कोशिकाओं का क्या साइज होता है? हमारी लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से हैं तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 1 मीटर लंबी कोशिका? पर सवाल यह है कि कोशिकाओं के ये अलग-अलग आकार और आकृतियां क्यों होती हैं? इसका कोई कारण है? बिल्कुल, प्रकृति में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। कोशिका का आकार और उसकी बनावट सीधे सीधे उसके काम से जुड़ी होती है। मतलब जैसा काम वैसा रूप। एकदम। तंत्रिका कोशिका के बारे में सोचिए। उसका काम है दिमाग से शरीर के दूर दराज के हिस्सों तक तेजी से संदेश पहुंचाना।
इसीलिए वो लंबी और पतली होती है। और लाल रक्त कोशिकाएं? वो गोल और पिचकी हुई क्यों होती हैं? क्योंकि उनका काम है ऑक्सीजन को पतली से पतली खून की नसों से ले जाना। ये आकार उन्हें आसानी से गुजरने में मदद करता है। वो ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए बनी एक परफेक्ट डिलीवरी वैन है। तो हर कोशिका अपने काम के लिए एक स्पेशलिस्ट है। एकदम। कुछ खंबे की तरह लंबी, कुछ घन के आकार की, कुछ धागे जैसी, और कुछ तो अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार ये है कि कोशिका सिर्फ जीवन की ईंट नहीं है, बल्कि वो खुद में एक जीवन है। जी। और कोशिका सिद्धांत ने हमें पहली बार ये समझाया कि हम सब पेड़ पौधे और जानवर एक ही बुनियादी नियम से बंधे हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे जीवन ने इन कोशिकाओं के दो अद्भुत मॉडल बनाए, एक सरल प्रोकैरियोट और दूसरा जटिल यूकैरियोट। लेकिन सच यही है कि एक छोटी सी संरचना के अंदर जीवन के सारे जटिल राज छिपे हैं। सही कहा। ये सोचना ही हैरान करने वाला है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने बात की कि जीवाणुओं के अंदर उनके मुख्य डीएनए के अलावा एक छोटा गोल डीएनए भी होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं से बचने की शक्ति दे सकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब इस बात को इस तथ्य से जोड़िए कि जीवाणु अविश्वसनीय तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वो ये प्लाज्मिड आपस में बांट भी सकते हैं। जरा सोचिए, जब एक दवा प्रतिरोधी जीवाणु अपनी पूरी फौज खड़ी कर लेता है और अपनी ये सुपर पावर दूसरे जीवाणुओं को भी बांट देता है, तो हमारी एंटीबायोटिक दवाओं के भविष्य और संक्रमण से लड़ने की हमारी क्षमता के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी है। सोचिए, अगर हमारा शरीर एक बहुत बड़ा हलचल भरा शहर हो, एक महानगर, तो इस शहर को चलाने वाली जो इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बिजली घर, सड़कें, वो सब क्या होंगे? आज हम इसी शहर की उस सबसे बुनियादी ईंट को समझने जा रहे हैं जिस पर सब कुछ टिका है, कोशिका। और आज हम खास तौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जो पौधों, जानवरों और हम इंसानों जैसे जटिल जीवों को बनाती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो जीव विज्ञान की एक किताब से आई है जो हमें इन कोशिकाओं के अंदर की मशीनरी को बारीकी से देखने का मौका देती है। तो हमारा मिशन है इस कोशिकीय शहर के मुख्य हिस्सों को समझना, ये जानना कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और उन्हें क्या खास बनाता है। चलिए इस शहर का दरवाजा खोलते हैं। तो हर शहर की एक सीमा होती है ना? हाँ। एक बॉर्डर जो तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर। हाँ। कोशिका के लिए ये है कोशिका झिल्ली। पर ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव बॉर्डर कंट्रोल जैसी है। स्रोत बताते हैं कि इसकी बनावट को समझने में बहुत समय लगा। ये पता कैसे चला? हाँ, इसकी जो पूरी कहानी है वो तो असल में 1950 के दशक में ही सामने आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। उससे पहले हम बस अंदाजा ही लगा सकते थे। वैज्ञानिकों ने इंसान की लाल रक्त कोशिकाओं पर बहुत अध्ययन किया। वो इसलिए क्योंकि उनकी झिल्ली को अलग करना आसान होता है। तब जाकर ये पता चला कि ये मुख्य रूप से दो चीजों से बनी है, लिपिड और प्रोटीन। इसमें जो मुख्य लिपिड है उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं और इसकी बनावट बड़ी दिलचस्प है। कल्पना कीजिए कि लाखों छोटी छोटी माचिस की तीलियां हैं जिनके दो सिरे हैं। एक सिरा मतलब सिर, जिसे पानी पसंद है, और दूसरा सिरा मतलब पूंछ, जिसे पानी से नफरत है। तो ये तीलियां दो परतों में इस तरह लगी होती हैं कि सारे सिल बाहर पानी की तरफ होते हैं और सारी पूंछें एक दूसरे के सामने अंदर की तरफ छिपी होती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि झिल्ली का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पानी से बचा रहे। अच्छा, तो ये एक तरह का एक ऑयल सैंडविच बन गया जो अपने आप को पानी से बचाता है। और प्रोटीन्स का क्या? स्रोत में एक आंकड़ा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। प्रोटीन का रोल तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा। और यहीं पर 1972 में सिंगर और निकोलसन का दिया हुआ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पूरी तस्वीर को साफ करता है। उन्होंने कहा कि ये झिल्ली ठोस नहीं है। लिपिड की ये जो दोहरी परत है वो तेल या शहद की तरह गाढ़ी और बहने वाली है, और प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े इसमें तैर रहे हैं, जैसे किसी गाढ़े सूप में सब्जियां तैरती हैं, बिल्कुल वैसे।
कुछ प्रोटीन सतह पर होते हैं और कुछ आर पार धसे होते हैं। एक मिनट, एक बहती हुई गतिशील सीमा, तो इसका मतलब ये है कि कोशिका सिर्फ एक स्थिर बुलबुला नहीं है, बल्कि एक सक्रिय लगातार बदलती हुई सतह है। ये तरलता, मतलब इसका बहते रहना, क्यों जरूरी है? अगर प्रोटीन एक जगह जमे होते तो क्या होता? बहुत अच्छा सवाल है। अगर प्रोटीन जमे होते तो कोशिका एक ट्रैफिक जाम वाले शहर की तरह हो जाती। संदेशों को पकड़ने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। सामान अंदर बाहर करने वाले दरवाजे, मतलब ट्रांसपोर्ट चैनल, वो जरूरत के हिसाब से इकट्ठे नहीं हो पाते। और सबसे जरूरी, जब कोशिका को 2 हिस्सों में बंटना होता तो ये झिल्ली ठीक से खिंचकर बट ही नहीं पाती। तो ये तरलता ही कोशिका को जिंदा और प्रतिक्रियाशील बनाती है। मतलब ये शहर का एक ऐसा बॉर्डर है जो जरूरत पड़ने पर अपनी जगह बदल सकता है, अपने गेट्स को हिला सकता है। कमाल है। तो ये स्मार्ट बॉर्डर ये कैसे तय करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा? स्रोत में निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन का जिक्र है। ये सुनने में थोड़े मुश्किल शब्द लगते हैं, इन्हें आसान बनाते हैं। पहला है निष्क्रिय परिवहन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ढलान पर लुढ़कना। इसमें कोई ताकत नहीं लगती। जहां किसी चीज की भीड़ ज्यादा है, अणु वहां से उस तरफ चले जाते हैं जहां भीड़ कम है, बस। पानी का इसी तरह बहना परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। कोई ऊर्जा खर्च नहीं हुई। ठीक है, ये तो आसान था। ज्यादा से कम की ओर, बिना किसी मेहनत के। तो फिर सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? सक्रिय परिवहन ठीक इसका उल्टा है। ये ढलान पर ऊपर की ओर पत्थर धकेलने जैसा है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत, मतलब कोशिका की ऊर्जा एटीपी खर्च होती है। कोशिका ऐसा तब करती है जब उसे किसी चीज को अंदर जमा करना होता है, भले ही वो चीज बाहर बहुत कम हो। ये अणुओं को उस तरफ धकेलती है जहां उनकी भीड़ पहले से ही ज्यादा है। जैसे आप एक पहले से ही भरी हुई ट्रेन में और लोगों को जबरदस्ती अंदर धकेल रहे हों। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो जंतु कोशिका की सीमा एक होशियार गेटकीपर के साथ एक लचीली बाड़ की तरह है। लेकिन अगर आप एक पौधा है तो आपको सिर्फ गेटकीपर नहीं चाहिए, आपको एक मजबूत किले की दीवार चाहिए, है ना, जो आपको मौसम, हवा और बाहरी हमलों से बचाए। यहीं पर कोशिका भित्ति का काम आता है। बिल्कुल सही। कवक और पौधों में इस लचीली झिल्ली के बाहर एक और मोटी, कठोर और निर्जीव दीवार होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका काम सिर्फ कोशिका को फटने से बचाना नहीं है, बल्कि उसे एक ढांचा देना और बीमारियों से सुरक्षा देना भी है। स्रोत में इसके मटेरियल के बारे में काफी कुछ लिखा है, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। ये सब क्या हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है। जैसे बिल्डिंग बनाने में हम कंक्रीट में सरिया डालते हैं, इसमें सेल्यूलोज के बहुत मजबूत रेशे होते हैं। ये वही चीज़ है जो लकड़ी को मजबूती देती है। और ये रेशे पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज जैसे गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थों में धसे होते हैं। ये बनावट इसे एक ही समय में बहुत मजबूत और थोड़ा लचीला बनाती है। और 2 पड़ोसी कोशिकाओं की दीवारें कैल्शियम पेक्टेट की एक परत से आपस में चिपकी होती हैं, जिसे मध्य पटलिका कहते हैं, जैसे 2 ईंटों के बीच सीमेंट की परत हो। चलिए, अब शहर की सीमा पार करके अंदर चलते हैं। स्रोत में कुछ अंगों को एक समूह में रखा गया है, अंतः झिल्लिका तंत्र। अगर कोशिका एक शहर है तो ये उसका पूरा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जैसा लगता है। इसमें क्या क्या शामिल है? बिल्कुल, ये शहर का प्रोडक्शन और सप्लाई चेन नेटवर्क है। इसमें वो सारे अंग आते हैं जो मिलकर सामान बनाते हैं, उसे पैक करते हैं और सही जगह पहुंचाते हैं। इस टीम में शामिल हैं शहर की फैक्ट्रियां, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका, पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर, यानी गोल्जी काय, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, मतलब लेयन काय, और बड़े-बड़े गोदाम, यानी राजधानी। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि शहर का कारोबार चलता रहे। तो शुरुआत फैक्ट्रियों से करते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका या ER। तस्वीरों में ये नलियों और थैलियों का एक बहुत बड़ा जाल जैसा दिखता है जो पूरी कोशिका में फैला है। और इसके भी 2 प्रकार हैं ना, खुरदुरी और चिकनी। हाँ, और उनका काम भी अलग-अलग है। पहली है खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका या RER। इसकी सतह पर राइबोसोम नाम की छोटी-छोटी प्रोटीन बनाने वाली मशीनें चिपकी होती हैं, जिससे ये माइक्रोस्कोप में खुरदुरी दिखती है। ये शहर का हैवी इंडस्ट्री जोन है, जहां बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन होता है, खासकर उन प्रोटीन्स का जिन्हें शहर से बाहर भेजना है। और चिकनी वाली SER। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या SER पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो चिकनी दिखती है। ये शहर की स्पेशलिटी केमिकल फैक्ट्री है।
यहाँ लिपिड यानी तेल और वसा बनाए जाते हैं और साथ ही स्टेरॉइड हार्मोन जैसे जरूरी केमिकल भी यहीं बनते हैं। जानवरों में लिवर की कोशिकाओं में इसका एक और बड़ा काम है, जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करना। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की फैक्ट्रियां हैं। आरईआर प्रोटीन बना रही है और एससीआर लिपिड और दूसरा केमिकल। लेकिन ये तो कच्चा माल है, इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सही? इसे ठीक से प्रोसेस और पैक करने की जरूरत होगी। शहर में ये काम कौन करता है? ये काम करता है शहर का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग सेंटर, गॉल्जी उपकरण, जिसे कैमिलो गॉल्जी के नाम पर रखा गया है। ये चपटी थैलियों का एक ढेर होता है। ईआर से बनकर आए प्रोटीन और लिपिड छोटे छोटे पार्सल यानी पुटिकाओं में यहाँ आते हैं। गॉल्जी उपकरण इन पर पता लिखता है, थोड़ी गिफ्ट रैपिंग करता है, मतलब उन्हें संशोधित करता है, और फिर उन्हें नए पार्सल में पैक करके उनकी सही मंजिल के लिए रवाना कर देता है, चाहे वो मंजिल कोशिका के अंदर हो या बाहर। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी यहीं बनते हैं? हाँ, ये उनका मुख्य केंद्र है। वाह, फैक्ट्री से निकला, पोस्ट ऑफिस में पैक हुआ और फिर शिपिंग के लिए तैयार। लेकिन शहर में काम होता है तो कचरा भी पैदा होता होगा, टूटी फूटी चीजें, बेकार का सामान, इसका क्या होता है? यहाँ लायन काय या लाइसोसोम का जिक्र है। इलियां हैं जिनके अंदर बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम किसी भी जैविक चीज को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सबको गलाकर तोड़ सकते हैं। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया कोशिका में घुसता है या कोशिका का कोई अंग पुराना और बेकार हो जाता है, तो लाइसोसोम जाकर उससे जुड़ जाता है और अपने एंजाइम से उसे पचाकर खत्म कर देता है। तो ये कोशिका के आत्मघाती दस्ते भी हुए, अगर ये फट जाएं तो? बिल्कुल, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहते हैं। अगर ये फट गए तो इनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा जाएंगे। ये बहुत ही नियंत्रित तरीके से काम करते हैं। और इस सप्लाई चेन का अंतिम हिस्सा है रसधानी या वैक्यूल। मैंने पढ़ा है कि पादप कोशिकाओं में तो ये 90% तक जगह घेर लेती है। ये किस काम आती है? ये पौधे के शहर का बहुत बड़ा गोदाम या कहिए पानी का टैंक है। इसमें पानी, पोषक तत्व और कुछ बेकार पदार्थ जमा रहते हैं। इसकी जो बाहरी झिल्ली है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और वो बहुत सक्रिय होती है। वो ऊर्जा खर्च करके जरूरी आयनों को कोशिका द्रव्य से खींचकर रसधानी के अंदर जमा करती रहती है। इसी वजह से रसधानी के अंदर चीजों की सांद्रता बाहर से बहुत ज्यादा होती है। ये पानी को अंदर खींचकर कोशिका को फुलाए रखती है, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, अब एक ऐसे जरूरी अंग की बात करते हैं जो इस सप्लाई चेन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जिसके बिना शहर एक सेकंड भी नहीं चल सकता। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन इसे इतना शक्तिशाली बनाता क्या है? इसकी बनावट और इसका काम। ये शहर के बिजली घर हैं जो हर मोहल्ले में लगे हैं। ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। बाहरी झिल्ली तो सपाट है, लेकिन भीतरी झिल्ली में बहुत सारी उंगलियों जैसी सिलवटें होती हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये सिलवटें सतह का क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं, जैसे एक छोटे से कमरे में बहुत लंबा धागा मोड़ के रख दिया हो। और इस बड़ी हुई सतह पर होता क्या है? यहीं पर शहर के लिए बिजली बनती है। इस प्रक्रिया को वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन से निकली ऊर्जा को पकड़कर उसे एटीपी नाम के एक अणु में बदल देता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा करेंसी है, जैसे हमारे रुपए। अच्छा। कोशिका को कोई भी काम करना हो, चाहे प्रोटीन बनाना हो या सक्रिय परिवहन, उसे एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। स्रोत कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए होता है जो वृत्ताकार है और उसके अपने राइबोसोम भी होते हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब ये कोशिका के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। ये तो एक कोशिका के अंदर किराए पर रह रही दूसरी कोशिका जैसा लगता है। ये कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विज्ञान की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपनी प्रोटीन बनाने की मशीनरी होना ये बताता है कि वे स्वायत्त हैं, मतलब सेमी ऑटोनॉमस। वे अपने लिए कुछ प्रोटीन खुद बनाते हैं और वे कोशिका के विभाजन का इंतजार नहीं करते, बल्कि बैक्टीरिया की तरह खुद ही विखंडन द्वारा अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आए कहाँ से? सबसे प्रचलित सिद्धांत है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये कहता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया असल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया थे।
एक दिन एक बड़ी आदिम कोशिका ने उन्हें निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय दोनों के बीच एक सौदा हो गया। बैक्टीरिया ने कोशिका को ऊर्जा यानी एटीपी देना शुरू किया और कोशिका ने बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सुरक्षित घर और भोजन दिया। धीरे धीरे हजारों पीढ़ियों बाद वो बैक्टीरिया हमेशा के लिए कोशिका का हिस्सा बन गया, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमने कोशिका रूपी शहर की सीमाओं से लेकर उसकी फैक्ट्रियों, डाकघर, रिसाइकलिंग प्लांट और अंत में उसके अपने स्वतंत्र बिजली घरों तक का सफर तय किया। हर हिस्से का एक खास और अविश्वसनीय रूप से जटिल काम है, लेकिन वे सभी एक शानदार तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि प्रकृति ने एक बहुत छोटी सी जगह के अंदर कितना कमाल का संगठन बनाया है। कामों का इस तरह अलग अलग कमरों यानी अंगों में बंटवारा ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं को इतना कुशल बनाता है। हर अंग अपने काम में माहिर है, जिससे पूरी कोशिका एक इकाई के रूप में वो काम कर पाती है, जो एक अकेली बिना बंटवारे वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका कभी नहीं कर सकती। कोशिका यानी सेल, स्कूल में हम सबने पढ़ा है कि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, पर क्या कभी सोचा है कि ये एक इकाई नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा चलता फिरता शहर है? हाँ, बिल्कुल, एक हलचल भरा शहर। आज हम इसी शहर की गलियों में घूमने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो जीव विज्ञान की एक किताब का हिस्सा है, और हमारा मकसद है इस शहर के अलग अलग हिस्सों को, इसकी इमारतों को और इसके पावर प्लांट्स को करीब से समझना। और इस शहर की सैर शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है इसके रंग बिरंगे हिस्से। मेरा मतलब है लवक या प्लास्टिड्स। ये वो अंग हैं जो पौधों को उनके खूबसूरत रंग देते हैं। अच्छा, सोचिए, फूलों का लाल रंग, पत्तियों का हरा या पके हुए फल का पीला रंग, ये सब इन्हीं की देन है। यानी ये कोशिका के पेंटर हैं? हमारे स्रोत में भी लिखा है कि ये सभी पादप कोशिकाओं में मिलते हैं और इतने बड़े होते हैं कि माइक्रोस्कोप से आराम से दिख जाते हैं। बिल्कुल। और ये आप कह सकती हैं 3 तरह के मुख्य कलाकार हैं। पहले और सबसे मशहूर है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, ये तो सुना है। इनके पास पर्णहरित या क्लोरोफिल नाम का हरा रंग होता है और यही वह जगह है जहां पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। एक तरह से ये कोशिका के सोलर पावर प्लांट है। सोलर पावर प्लांट, सही है। और दूसरे जो बाकी रंग देते हैं? वो है वर्णीलवक या क्रोमोप्लास्ट। इनमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे वर्णक होते हैं जो पीला, नारंगी और लाल रंग बनाते हैं। अच्छा। ये असल में पौधों के लिए विज्ञापन का काम करते हैं। मतलब चमकीले रंग दिखाकर कीटों को परागण के लिए और जानवरों को फल खाने के लिए लुभाते हैं। दिलचस्प है। तो एक खाना बनाता है, दूसरा विज्ञापन करता है, तो फिर तीसरी की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी रंगीन? मतलब अवर्णीलवक या ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये इस शहर के गोदाम हैं। गोदाम? हाँ, इनका काम रंग दिखाना नहीं बल्कि खाना जमा करना है। जैसे आलू के अंदर मंड या स्टार्च जमा करने वाले मंड लवक, या फिर बीजों में तेल जमा करने वाले तेल लवक। ये भविष्य के लिए ऊर्जा को स्टोर करते हैं। चलिए इन सोलर पावर प्लांट्स यानी हरित लवक पर वापस आते हैं। स्रोत में इनकी बनावट के बारे में काफी कुछ बताया गया है। ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। हाँ, और अंदर की दुनिया तो और भी दिलचस्प है। इस दोहरी झिल्ली के अंदर जो जगह है उसे पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, ठीक है। और इसी स्ट्रोमा में चपटी थैलियों के ढेर लगे होते हैं जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। ये बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे सिक्कों के ढेर जैसे दिखते हैं। सिक्कों का ढेर? ये बनावट तो कमाल की है। ऐसा क्यों? क्या इससे ज्यादा धूप पकड़ने में मदद मिलती है, जैसे हम सोलर पैनल की सतह बढ़ा देते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो वजह है। ये ढेर, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा। ज्यादा सतह मतलब ज्यादा क्लोरोफिल, और ज्यादा क्लोरोफिल मतलब सूरज की रोशनी से ज्यादा ऊर्जा पकड़ना। यह प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में लिखी है, हरित लवक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोशिका के अंदर एक और छोटी सेमी ऑटोनोमस इकाई जैसा है। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। अपना खुद का डीएनए होने का मतलब है कि ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है और खुद ही अपनी संख्या भी बढ़ा सकता है।
वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये अरबों साल पहले एक स्वतंत्र बैक्टीरिया हुआ करते थे। सच में? हाँ, जिसे किसी बड़ी कोशिका ने निगल लिया और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। आपने अभी कहा कि हरित लवक के पास अपने राइबोसोम होते हैं जो 70S प्रकार के हैं, जबकि कोशिका के बाकी हिस्सों में 80S होते हैं। तो चलिए अब इन प्रोटीन बनाने वाली मशीनों को ही समझते हैं। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इन्हें खोजा था। राइबोसोम ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पर कोई झिल्ली नहीं होती। कोई मेम्ब्रेन नहीं? नहीं, ये सिर्फ आरएनए और प्रोटीन से बनी 2 छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। जब प्रोटीन बनाना होता है तो ये दोनों इकाइयां मैसेंजर आरएनए के धागे पर आकर जुड़ जाती हैं। और ये 70S और 80S का क्या चक्कर है? यहाँ S का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्वेडबर्ग इकाई। इसे आप एक तरह से राइबोसोम का वजन या आकार समझ सकते हैं। अच्छा, वजन। हाँ, 80S वाले भारी और थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हमारी और पौधों जैसी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। वहीं बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स के 70S राइबोसोम हल्के होते हैं। क्या इस छोटे से फर्क का कोई बड़ा मतलब है? बहुत बड़ा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। कई एंटीबायोटिक्स दवाइयां जैसे टेट्रासाइक्लिन इसी फर्क का फायदा उठाती हैं। कैसे? वो सिर्फ 70S राइबोसोम पर हमला करती हैं और उन्हें प्रोटीन बनाने से रोक देती हैं। इससे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, पर हमारी अपनी 80S राइबोसोम वाली कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अरे वाह! है ना? ये चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत अहम सिद्धांत है। कमाल है। एक छोटा सा आणविक अंतर जीवन और मृत्यु का कारण बन सकता है। अच्छा, तो इन राइबोसोम ने ये सारे प्रोटीन बना दिए। अब इन प्रोटीन्स का होता क्या है? बहुत सारे तो इस शहर की इमारतें, सड़कें और खंबे बनाने में लग जाते होंगे। बिल्कुल सही सोचा। और यहीं पर कोशिका का साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन सामने आता है। साइटोस्केलेटन? ये प्रोटीन से बने धागों का एक घना जाल है जो पूरी कोशिका में फैला होता है। ये सिर्फ कोशिका को उसका आकार ही नहीं देता, बल्कि इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, इसकी इमारतें, इसके हाईवे और इसकी मांसपेशियां, सब कुछ। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलकर कोशिका के अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती होंगी, और कभी-कभी तो पूरी कोशिका ही कल पड़ती है। मेरा मतलब है पक्षमाभ यानी सीलिया और कशाबिका यानी फ्लैजेला से। हाँ, ये कोशिका के बाहरी हिस्से में मौजूद मोटर की तरह है। सीलिया छोटे-छोटे बालों जैसे होते हैं और हजारों की संख्या में होते हैं। ये एक साथ मिलकर चप्पू की तरह काम करते हैं। चप्पू की तरह? तौर पर संख्या में 1 या 2 ही होते हैं जो कोशिका को तैराते हैं। इनकी बनावट के बारे में भी स्रोत में एक खास 9+2 व्यवस्था का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये इनकी आंतरिक इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। अगर आप इन्हें आड़ा काटकर माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको केंद्र में 2 अकेली सूक्ष्म नलिकाएं दिखेंगी और उनके चारों ओर 9 जोड़ी नलिकाएं एक गोले में सजी होंगी। अच्छा, 9 जोड़ी बाहर और 2 अंदर। बिल्कुल, यही 9+2 पैटर्न है। ये अद्भुत व्यवस्था उन्हें लचीलापन और मजबूती दोनों देती है ताकि वे तालमेल के साथ गति कर सकें। कोशिका के अंदर ये सब कुछ इतनी तरतीब से कैसे होता है? ट्रैफिक कंट्रोल और प्लानिंग कौन करता है, खासकर जब शहर को 2 हिस्सों में बंटना हो? मेरा मतलब है कोशिका विभाजन के समय। इस काम के लिए खास ऑर्गेनाइजर हैं, तारककाय यानी सेंट्रोसोम। ये ज्यादातर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें 2 बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल? ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर रखे होते हैं। स्रोत में इनकी संरचना की तुलना बैलगाड़ी के पहिए से की गई है। ये सुनकर तो कोई बहुत पुरानी तकनीक लगती है, लेकिन ये कोशिका के अंदर है। क्या इसमें भी धुरी और तीलियों जैसी कोई चीज होती है? हाँ, ये उपमा एकदम सटीक है। हर तारक केंद्र में बाहर की तरफ 9 तिगड़ी नलिकाएं होती हैं जो पहिए की बाहरी रिम की तरह होती हैं, और ये सभी तीलियों जैसे प्रोटीन के धागों से केंद्र की एक धुरी से जुड़ी होती हैं। वाह! यह बेहद मजबूत और संगठित संरचना है। और इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन के समय ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये दोनों तारक केंद्र कोशिका के 2 विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और अपने बीच प्रोटीन के धागों का एक जाल बनाते हैं। एक जाल? हाँ, जिसे तर्कु उपकरण कहते हैं। यही धागे गुणसूत्रों से जुड़कर उन्हें खींचते हैं और दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं में बराबर बराबर बांटते हैं।
एक तरह से ये कोशिका विभाजन के ट्रैफिक पुलिस हैं। चलिए, अब चलते हैं शहर के सबसे अहम हिस्से में, इसका कंट्रोल रूम, इसका सिटी हॉल, जहां से सारे आदेश जारी होते हैं। मेरा मतलब है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे 1831 में खोजा था। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है। ये एक दोहरी झिल्ली वाले आवरण से घिरा होता है जो इसे बाकी कोशिका से अलग रखता है। आप कह सकते हैं कि ये एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है। हाई सिक्योरिटी? लेकिन ये पूरी तरह से बंद तो नहीं होगी? नहीं, मतलब इसमें दरवाजे भी हैं? स्रोत में केंद्रक छिद्रों का जिक्र है। हाँ, इसके आवरण में हजारों छोटे छोटे दरवाजे या कहिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। इन्हीं केंद्रक छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन जैसे जरूरी अणु अंदर बाहर आते जाते हैं। तो ये आवाजाही बहुत नियंत्रित होती होगी। बहुत ज्यादा। हर कोई अंदर नहीं आ सकता। और इस कंट्रोल रूम के अंदर क्या है? अंदर है केंद्रक द्रव्य, जिसमें हमारी आनुवांशिक किताब रखी है, यानी क्रोमैटिन। ये डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन से बना एक उलझा हुआ धागों का जाल है। यहीं पर शोध का एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य आता है। हमारी सिर्फ एक कोशिका के अंदर करीब 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा होता है। ये कैसे संभव है कि 2 मीटर लंबी चीज इतनी छोटी सी जगह में समा जाए? ये पैकेजिंग अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। सच में? सोचिए, 40 किलोमीटर लंबे एक बहुत पतले धागे को एक टेनिस बॉल के अंदर पैक करना। कोशिका हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर डीएनए को लपेटकर ठीक यही करती है। अच्छा, तो हिस्टोन वो चरखियां हैं जिन पर धागा लपेटा जाता है? बिल्कुल। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये इतनी विशाल जानकारी को व्यवस्थित करने का एक अविश्वसनीय रूप से कुशल तरीका है। और जब कोशिका विभाजन का समय आता है तब क्या होता है? तब ये सारा उलझा हुआ क्रोमैटिन और भी कसकर लिपट जाता है और मोटे स्पष्ट स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम? हाँ, इसी रूप में आनुवांशिक जानकारी को 2 नई कोशिकाओं में बांटना आसान हो जाता है। हर गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है और उसके आधार पर इनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। क्या ये सारे नाम याद रखना जरूरी है? नामों से ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का सिद्धांत समझना। सेंट्रोमियर वो बिंदु है जहां गुणसूत्र थोड़ा पिचका हुआ या कसा हुआ दिखता है। इसी बिंदु की जगह से गुणसूत्र का आकार तय होता है। अगर ये ठीक बीच में हो तो गुणसूत्र एक्स जैसा दिखता है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसे मध्य केंद्री या मेटासेंट्रिक कहते हैं। और अगर ये बीच में ना हो तो? अगर ये एक सिरे के बहुत पास हो तो एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी बहुत लंबी हो जाती है। और अगर ये बिल्कुल ही सिरे पर हो तो गुणसूत्र वी या आई जैसा दिखता है, जिसे अंतःकेंद्री या टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और ये बनावट जरूरी क्यों है? ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान वो जो तरकू उपकरण के धागे थे, हाँ। वो इसी सेंट्रोमियर पर आंखें जुड़ते हैं और गुणसूत्रों को खींचते हैं। तो इस पूरी शहर की यात्रा का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि केंद्रक सिटी हॉल की तरह आदेश देता है, राइबोसोम फैक्ट्रियों की तरह प्रोटीन बनाते हैं, हरित लवक पावर प्लांट की तरह ऊर्जा पैदा करते हैं, और साइटोपंजर पूरे शहर का ढांचा और सड़कें बनाता है। हर अंग का एक खास काम है। और सब मिलकर इस कोशिका को एक जीवित धड़कते हुए शहर में बदल देते हैं। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन सब के बीच का अद्भुत तालमेल। ये एक ऐसा शहर है जो खुद ही अपनी ऊर्जा बनाता है, खुद ही अपनी मरम्मत करता है, खुद ही अपने नियम बनाता है, और जरूरत पड़ने पर खुद को कॉपी करके एक नया शहर भी बना लेता है। हाँ, ये सब कुछ बिना किसी बाहरी नियंत्रण के अपने आप होता है। ये प्रकृति का सबसे कुशल और स्वचालित सिस्टम है। वाकई एक छोटी सी कोशिका के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा है। और वो सवाल शायद इस जानकारी से जुड़ा है कि कुछ परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कणिकाएं या पौधों की चालनी नलिका कोशिकाएं। सही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर केंद्रक ही कोशिका का मस्तिष्क है, तो बिना मस्तिष्क वाले ये शहर जिंदा कैसे रहते हैं और अपना इतना जरूरी काम जैसे ऑक्सीजन का परिवहन ये सब कैसे कर पाते हैं?